गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th CBSE के लिए सोशल की क्लास है। आज की क्लास में हम खाद्य सुरक्षा और वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन प्राप्त हो जिसमें न्यूनतम पोषक पदार्थ हो, यानी न्यूनतम पोषक स्तर प्रदान करें। अब हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, खेती की जमीन दिन प्रतिदिन रिड्यूस होती जा रही है। जितनी खेती योग्य भूमि है, अगर उसको प्रत्येक व्यक्ति में उसका बंटवारा किया जाए तो हर व्यक्ति के जिम्मे जो है आधा हेक्टेयर भूमि आती है, तो तमाम लोग भूमिहीन हैं। ऐसी स्थिति में देश के बहुत बड़े हिस्से में लोग जो है भोजन के बिना भूखे ही रह जाते हैं। तो इस व्यवस्था से, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दो तरह की व्यवस्था की। एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दूसरा जो है बफर स्टॉक। अब ये दोनों जो है ऐसे लोगों को सस्ती कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराने का काम करता है जिनके पास जमीन नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे निर्वहन करते हैं या जिनकी आमदनी बहुत ही कम है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसमें क्या है कि कम कीमतों पर जो है वो लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है और FCI जो है वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीदारी करती है और उसको कम कीमतों पर जो है लोगों को तक उसको उपलब्ध कराने का काम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू होता है। आप अपने गांव में जो है सस्ते गल्ले की दुकान देखे होंगे, कोटा जिसको बोलते हैं। इस समय देखिए मुफ्त में गेहूं, चावल, दाल वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो रही है। सरकार की व्यवस्था है, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब किसको ये दिया जाएगा, यानी किसको अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, इसकी भी कैटेगरी है। दो श्रेणी के लोग हैं। एक गरीबी रेखा से नीचे वाले, जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, BPL कार्ड वाले, और दूसरे गरीबी रेखा के ऊपर लेकिन उनकी भी आमदनी कम है, अपर एबव पॉवर्टी लाइन, APL कार्ड वाले। तो इन दोनों लोगों को जो है वो सस्ती कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। दोनों की कीमतों में अंतर होता है। जो BPL श्रेणी के लोग होते हैं उनको अधिक सस्ता अनाज दिया जाता है और जो APL श्रेणी के लोग होते हैं उनको उनके अपेक्षा थोड़ा महंगा दिया जाता है। तो ये खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ ये हुआ कि भोजन प्रत्येक व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि जीवन का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है और ये राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो जो है उसको जो है न्यूनतम पोषण स्तर वाला जो है भोजन अवेलेबल कराए, उपलब्ध कराए। तो ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो अपने भोजन सामग्री को जुटा नहीं सकते, उनके भोजन की व्यवस्था सरकार इस तरह से करती है। अब दूसरा टॉपिक आज का, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, ये वैश्वीकरण है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से है, उसी तरह सामाजिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वैश्वीकरण होता है। सामाजिक गतिविधियों का, किसी देश की सामाजिक गतिविधियों का पूरे विश्व से परिचय करा दिया जाए, सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरे विश्व से परिचय करा दिया जाए, तो ये भी वैश्वीकरण है। अब यहाँ पे आर्थिक आधार पर जो है वैश्वीकरण को हम देखते हैं। तो जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज नई नहीं है और न तो आज जो है भारत आयात निर्यात का कार्य करता है विश्व के अन्य देशों से। ये बहुत प्राचीन काल से व्यवस्था चली आ रही है।
जब जो है यूरोपीय व्यापारी भारत आए, यानी भारत मसाला द्वीप कहा जाता था, उस समय भी भारत जो है दूसरे देशों को जो है मसाले का निर्यात करता था और मसालों की खेती करने के लिए देश से उसको सहायता दी जाती थी, यानी उसको सपोर्ट किया जाता था, सब्सिडी दी जाती थी। तो उसके बाद स्थितियां बदली जब अंग्रेज आए भारत में और उनका उपनिवेश स्थापित हुआ, तो यहाँ से कपास, चूँकि भारत में अच्छी कोटि का कपास पैदा होता था, तो कपास का निर्यात होता था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और वैश्वीकरण का जो है जो चित्र है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बदल रहा है। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, विकास के दौर से गुजर रही है और इसका मुकाबला जो है विकसित देशों से है। 1990 के बाद से स्थितियां बहुत तेजी के साथ बदली हैं। भारत जो है वो भारत का मुकाबला विकसित देशों से है और विकसित देशों के किसानों से हमारे देश का किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। उसका कारण जो विकसित देश है वहाँ पर सरकार की तरफ से किसान को बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में पिछले कुछ दिनों से सब्सिडी कम की जा रही है। तो उसका नतीजा ये है कि जो भारत का किसान है उसकी लागत अधिक होती है। तो लागत अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि उसको ऊंची कीमत पर बेचना पड़ेगा और विदेशों का माल जब सस्ती कीमत पर बिकेगा तो स्वाभाविक है कि आपके देश का माल नहीं बिक पाएगा। तो यहाँ का किसान जो है इसलिए खेती से पलायित हो रहा है, क्योंकि उसको उसकी उपज का प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश के किसान को पीछे की तरफ खींच रही हैं खेती से। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप शुरू में ही पढ़े, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में या खेती के मामले में कृषि प्रधान नहीं है, बल्कि मजबूरी में बेरोजगारी की वजह से 60% से अधिक लोग जो है खेती में लगे हुए हैं, इसलिए कृषि प्रधान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना भारत का किसान कर रहा है और सरकार को इसमें जो है प्रॉपर कदम उठाने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, आज़ादी के प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के आज तक देखिए तो उनकी सैलरी 200 250 गुना बढ़ गई, लेकिन किसान का जो समर्थन मूल्य था वो 19-20 गुना बढ़ा है। तो आखिर किसान कैसे तरक्की करेगा, कैसे विकसित देश के किसान से मुकाबला करेगा? तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आपको एक शॉर्ट नोट देंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो पीछे के जो अभ्यास के क्वेश्चंस होंगे उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो आइए एक नोट्स देखते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा, देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI करती है, जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। FCI न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। पहला, गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL।
और गरीबी रेखा से ऊपर एबव पॉवर्टी लाइन APL। प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग होती हैं। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे वाले के लिए कीमत कम होगी और गरीबी रेखा से ऊपर वाले के लिए कीमत ज़्यादा होगी। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसमें पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा है। जब से वैश्वीकरण हुआ तब से विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी, भारतीय किसान उसको ज़्यादा पैदा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता, उसका स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने माल को अच्छी कीमत दिलाने के लिए किसान उसकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान दे रहा है। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी है जो पहले संभव नहीं थी। ये वैश्वीकरण की ही देन है। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी उसका उत्पादन होगा। ये तो वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव थे। अब वैश्वीकरण के बुरे प्रभावों पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी जो विकसित देश हैं अपना माल जो है विकासशील देशों में भरने लगे। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में गेहूँ पर्याप्त है। इसके बाद हमारे देश का गेहूँ 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा है और अमेरिका से गेहूँ आ गया, वो 1600 में ही बिक रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारे देश का गेहूँ पड़ा रह जाएगा, अमेरिका का गेहूँ बिक जाएगा। तो ये वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव है। देखिए, विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं और दबाव भी बनाते हैं कि सस्ती दरों पर वो अनाज चीज़ों को बेचें। और तीसरा, छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया है। तो व्यापारिक कृषि जिस की ज़्यादा जो है मांग होती है विश्व बाजार में, उसी की खेती हो रही है। जनता की आवश्यकता की अवहेलना की जा रही है। जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है वो उसकी खेती नहीं हो रही है, बल्कि जो विश्व बाजार में जिसकी ज़रूरत है उसकी खेती हो रही है। कृषि वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। आपने इतिहास जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आप देखेंगे उसमें। कपास को लेकर के ब्रिटेन की भारत के प्रति क्या नीति थी। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद ये भारत में पैदा होता है, बड़ी मात्रा में पैदा होता है। इसके बावजूद भी भारत विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। वो अपने किसान को बहुत सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ उर्वरकों पर सब्सिडी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। तो डाई की कीमत, यूरिया की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई है। अब सरकार का ये तर्क है कि सब्सिडी से जब हम उर्वरक देते थे तो किसान उसका ज़्यादा उपयोग करते थे, जिससे ज़मीन जो है वो अनुपजाऊ होती जा रही है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति सुधारनी होगी। आइए देखिए अभ्यास के प्रश्नों को, वो विकल्पी प्रश्न को देखिए। पहला, इसमें पहले का पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े
क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ऑप्शन आपका स्थानांतरी कृषि, बागवानी, रोपण कृषि, गहन कृषि। तो इसमें आपका उत्तर सही होगा ख, रोपण कृषि। इसमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल मतलब जो गर्मी के दिनों में कटती है अप्रैल से जून तक चावल नहीं कटता। ये आपका ऑप्शन होगा चना। तो चावल, चना, मोटे अनाज, कपास, 4 ऑप्शन दिया, इसमें चना सही है। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, तिल, मोटे अनाज, तिल। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा दालें। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। यही है न्यूनतम सहायता मूल्य। अब बाकी क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। इसमें चाय, काफ़ी, किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, दोनों पेय फसल है। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उस क्षेत्र का विवरण दें। खाद्य फसलों में आपका जो है धान, गेहूँ और तिलहनी, दलहनी सारी फसलें आती हैं, तो उसमें से किसी का भी लिख सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये सारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब उसमें मिल जाएगा। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? यानी दिन प्रतिदिन भूमि कम हो रही है तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। बुक का अध्ययन करेंगे तो मिल जाएगा। उसी तरह से ये सारी जो ये बड़े क्वेश्चंस हैं आपके, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं, ये भी मैंने बताया है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें, ये आज मैंने बताया। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ये भी मैंने बताया। तो सारे क्वेश्चन आपको बताए गए, इनको सबको आप कर लीजिएगा। ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया। जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको आप घर से ज़रूर करिएगा, उसको कंप्लीट कर लीजिए। आज और कल 2 दिन का समय है, समय का सही उपयोग करिए और सारे क्वेश्चंस के उत्तर आप लिखिए। मैंने आपको नोट्स भी दिया है, सारी बुक को जो है अध्ययन कराया है, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक पर मैंने चर्चा की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब आने चाहिए। और आज की क्लास यहीं ओवर होती है। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।